आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में चीन के नायब सदर हॉन जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। इन मुलाकातों में पाक चीन लाहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसी की गई है, जबकि मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का अदा किया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल जेन हुई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काइजाई से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात आज होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। मुलाकात से पहले दोनों रहनुमा मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू भी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के बाद बाज़ाब्ता मुलाकात शुरू की जाएगी। रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। रावलपिंडी की अदालत ने कल मकतूला खातून की कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया है। कब्र कुशाई के अदालती हुक्म में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल के इल्जाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। आपको बताएंगे अभी कि लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 600 सफ़ात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी ISI को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के दरमियान हत्या इज़्ज़त केस में आदिल राजा के वकील ने दलाइल में कहा कि रिपोर्ट को अगर जिक्सॉ पजल की तरह जोड़ा जाए तो नतीजा निकाला जा सकता है कि 3 साल पहले केन्या में अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे एजेंसी का हाथ है, जिस पर जज ने 600 सफ़ात की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट में कहीं भी ISI को कत्ल में मुलविस करार नहीं दिया गया। अगर ISI इस कत्ल में मुलविस होती तो रिपोर्ट में वाज़े तौर पर इसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कि इसकी समाअत के दौरान लंदन हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स में कहा कि ज़राए की साख हमेशा अहम होती है। अगर ज़राए गैर मोतबर हों या कोई खुफिया एजेंडा हो तो फराहम करदा मालूमात भी नाकाबिल एतबार हो सकती है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ ब्रिगेडियर राशिद नसीर की हत्या इज़्ज़त केस का फैसला चंद हफ्तों में सुनाया जाएगा। आज सेनेट के इजलास में लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना देने पर इजहार तशवीश किया गया है। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने पार्लियामान की कमेटियों को काम करने से रोका हो। ये एक संगीन मामला और पार्लियामेंट में मदाखलत है। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए। इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर शहादत अवान ने रूलिंग दी। अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस मामले पर पूछा जाएगा। सर, 2 स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। और मैंने अपनी 10 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए सेनेट में, मैंने कभी इस किस्म के स्टे ऑर्डर कभी भी सेनेट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं देखे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस चीज़ है और सेनेट को और जितने यहाँ चेयरमैन कमेटीज़ हैं उनको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आप भी वकालत करते हैं, यहाँ वकला भी काफ़ी बैठे हुए हैं, मगर ये जो चीज़ हो रही है कि कमेटी के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट स्टे आ रहा है, डिसीजन के अगेंस्ट स्टे नहीं आ रहा कि आप ये चीज़ सुन नहीं सकते इन द कमेटी। कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, कोई इशू पेंडिंग नहीं है। कोई एक पब्लिक पिटिशन आई थी सेनेट में, उसको कमेटी हेयर कर रही है, उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने, मैं उन जजेस का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर एक गलत बात होगी, मगर मैं आपको इसकी सीरियसनेस बताना चाह रहा हूँ
कि ये तो एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है सेनेट की कमिटीज़ में और सेनेट की प्रोसीडिंग्स में कि जजेस बैठ के उसके खिलाफ जो है वो स्टे ऑर्डर इशू करते रहे। जो तरीकाकार है फिर देखें गुमरो साहब, सब दोस्तों को सुनना पड़ेगा। बात तय हो गई कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया जाए, उनको नोटिस कर देते हैं, वो आए। पाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने भी स्टे के मामले जनरल की तलबी की रूलिंग की हिमायत कर दी है। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन अटॉर्नी जनरल को अपने चैम्बर में बुलाकर मालूम करें। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि वज़ीर कानून ने कानून बना कर अदलिया की बत्तीसी निकाल दी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों ने सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोककर अपनी हद से तजावुज़ किया है। जो ऑनरेबल सेनेटर साहब ने जिस इशू की तरफ बात की है वो बड़ा वाकई कंसर्न है। इस हाउस का अपना एक जो है एक स्टेटस है, इस हाउस का अपना एक तकद्दुस है और उसके हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि आपने जो रूलिंग दी है वो बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आके चेयरमैन ऑफिस में चेयरमैन साहब को मिल के सारी सिचुएशन बता देंगे। अटॉर्नी जनरल तो बाद की बात है, आपने कहा लॉ मिनिस्टर, हालांकि हमारे कोलीग हैं उसकी बड़ी एफर्ट्स हैं, तो ये छोटा सा इशू है। लॉ मिनिस्टर को उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए लॉ मिनिस्टर ने कमालात की इतने कमाल किए हैं कि आपकी सोच है। जिस तरह उन्होंने अदालत के पूरे दांत क्या बत्तीसी निकाल दी अदालत की कानून ला के, तो इस अटॉर्नी जनरल को भी यहाँ बुला दें। उन्होंने जो कुछ किया है कमेटियों को रोका है जहाँ पे गलत किया है और कमेटियों को नहीं रुकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ को वायलेट करें, मगर उन्होंने लॉ से तजावुज़ किया है, उन्होंने दस्तूर से तजावुज़ किया है। और अगर कहीं पे अगर ऐसा स्टे अगर आ गया तो फिर आर्टिकल 209 का केस बनता है, आर्टिकल 209 का रेफरेंस बनता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मसाइल सज़ा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे, लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइड लाइन करना मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से सज़ाएँ आ रही हैं और सज़ाएँ उन लोगों को मिल रही हैं जो लोग सियासत में इंतशार के या तशद्दुद के या वायलेंस के अलमबरदार नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये सियासत में हो। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सज़ाओं से उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी ईगो को गिव अप करना पड़ेगा। पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि फॉरेन फंडिंग की है, तो पार्टी को आपने डिस्टर्ब किया, फिर आपने पार्टी से निशान ले लिया, फिर आपने पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, फिर जब सीटें आईं तो आपने उनका मैंडेट चोरी किया, उसके बाद 77 सीटें आपने रिज़र्व ले ली, उसके बाद 3 सीटें आपने रिकाउंटिंग में ले ली, उसके बाद रेफरेंसेस फाइल करा कि वो सीटें चली गई। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। ये सब मिला के तो 120 सीटें हो जाएंगी कि आप 120 सीटें मैंडेट के अलावा आप लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि फिर बाकी जो लोग रह जाएं वो इस्तीफ़ा ही दे दे, घर बैठे वक्त का इंतज़ार करें। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि हुकूमत ने PTI के लिए एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत के बेहतरीन लोगों को कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। तौर पे शायद हुकूमत को ये लगे कि जी हमने बिल्कुल इस वक्त अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को दबा दिया है और खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते। मुल्क जो है वो कभी भी इस किस्म के सियासी बहरान के साथ, इस सियासी खलीज के साथ जमहूरियतें मजबूत नहीं होती, जमहूरियतें कमज़ोर होती हैं। तमाम लीडरान जिनके नाम जाने पहचाने जाते हैं, यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, उधर जो अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज, इन लोगों को जो हुआ है, ये सबको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और इनमें से एक भी शख्स ऐसा जो है वो कोई तशद्दुद की सियासत में यकीन रखने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे अच्छे नाम हैं उनमें से ये शामिल हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ वालों को अगर मैं कोई मशवरा देना चाहूँ तो क्या मशवरा दूँ? उनसे कोई बात कर रहा है, उनको तो सजाएँ हो रही हैं, उनको तो जेलों में डाला जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और वो करेंगे क्या? मेरे ख्याल में कोई भी जायज़ इंसाफ देखेगा, इंसाफ की बात करेगा तो ये बोलेगा इस वक्त उनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि लियारी में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद हुई जो जायज़ थी। वो बतौर वज़ीर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। सिंध असम्बली में इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए सईद गनी ने कहा कि अगर इमारतों पर शुबा भी है तो खाली करके देखना चाहिए, मखदूश इमारतों से रिहायशों को निकालना होगा।
लियारी में इमारत गिरी, हुकूमत पर तनकीद हुई, जायज़ तनकीद हुई। मैं ख़ुद अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ बतौर वज़ीर। मैं एक इदारे को देखता हूँ, मेरी वजारत है, 27 लोगों की जान गई है, तो ये कहीं ना कहीं से घूम के ज़िम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। हुकूमत या SBCA बर वक्त कार्रवाई नहीं करते और लोगों की जानें चली जाती हैं तो हम पे उंगलियां बिल्कुल सही उठती हैं, हम उसके लिए बुरा भी नहीं मानते हैं। अगर इमारतें हमें लगती हैं कि मखदूश हैं, मैं तो यहाँ तक भी जाता हूँ कि चलें अगर मखदूश नहीं भी है और किसी को शुबा है कि ये मखदूश है और वो खाली करवा रहा है तो उसको खाली करवाने दें। अगर किसी को रात को घर से निकाल के सड़क पे बिठा दिया, बहुत बुरी बात है, गलत बात है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ उस तकलीफ को, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि खुदा न खास्ता उनके जनाजे हम निकालें, उनकी फैमिली को जिंदा निकाल के बाहर बिठाते और हम कहते हैं कि पहले घर को चेक करो। तकलीफ दे अमल है। ये भी मुमकिन नहीं है कि आप ये तवक्को करें कि ये 400-500 फैमिलियां जो रोज़ाना निकल रही हैं किसी न किसी बिल्डिंग से, हमने घर बना के खड़े हुए और उनको निकाले और किसी घर में बिठा दें, हमारे पास नहीं है ये सहूलत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सिंध में मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस की तरजीह बड़े मंशियात डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना है। इस मकसद के लिए मुंतखब पुलिस अफसरान को खुसूसी टास्क दिए गए हैं ताकि मौसर इक़दाम किए जा सकें। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ कराची की ब्यूरो चीफ तारिक मोइन सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए कही। ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसमें डेफिनेटली मुख्तलिफ सूबों के बॉर्डर्स भी लग रहे हैं और कुछ पड़ोसी ममालिक है जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो उस सिलसिले में आपकी वफाक के साथ जो कोऑर्डिनेशन है या दूसरे जो इदारे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ पे तैनात हैं, उनके साथ किस हद तक फाल कोऑर्डिनेशन है? फेडरल लेवल पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारी कंसाइनमेंट्स हम उनके इंटेलिजेंस पे पकड़ते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसी के लिए नहीं है तो हर गाड़ी को रोक के चेक करना ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और नेचुरली जब इस तरह का कोई कंसाइनमेंट होती है तो वो कहीं एक्सपोज जगह पे भी नहीं रखी जाती है, उनको छुपा के रखी जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस हो और इंटेलिजेंस के बेसिस पे मतलब ये इस तरह की जो भी कंसाइनमेंट वो पकड़ी जाए। या सिंध से हट के बाकी प्रोविंसेस से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो मैकेनिज़्म थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब ये सप्लाई लाइन चेन ब्रेक होगी तो उससे ये फिर डिस्टर्बेंस होगी यहाँ पे। तौंसा में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम ना हुई। सैलाबी पानी से बाहर आने वालों के लिए कोई जाए पनाह नहीं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं तौंसा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुज़दार। जी, तौसा में सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर से लेकर DG खान इंडस हाईवे से मशरक़ की तरफ वो तकरीबन ज़ेर आब हैं। चारों तरफ इन बस्तियों में पानी है, वो ज़मीनी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते, कश्तियों के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। कुछ मुतासरीन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो कुछ पैदल कुछ प्राइवेट कश्तियों के ज़रिए आ गए हैं बाहर, मगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। ना उन्हें खुराक दिया गया, ना उन्हें शेल्टर पहुँचाया गया है। कमिश्नर DG खान इशफाक अहमद चौधरी का कहना था कि मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स और लाइफ स्टॉक के लिए भी कैंप लगाए गए हैं।